जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड केमिकली, यानी कि ये मैटर की इतनी छोटी यूनिट है कि इसको केमिकली तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जो एटम होता है वो बना होता है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को मिला के। जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में रहता है और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मास को कंस्टिट्यूट करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है और प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है। बात कर लेते हैं, अगर हमें किसी एटम का एटॉमिक वेट जानना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जानना हो तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसका एटॉमिक वेट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू 16, जो कि हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियॉन और प्रोटॉन को हम प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस को सराउंड करता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये न्यूक्लियस से बहुत बड़ा होता है और ये एटम की मेन वॉल्यूम को कंस्टिट्यूट करता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर शेल होते हैं जिसको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सब शेल होते हैं जिसे हम सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और ऑर्बिटल होते हैं। तो क्वांटम नंबर, सबसे पहली बात, क्वांटम नंबर होते क्या हैं? क्वांटम नंबर ऐसे सेट हैं जो हमें बताते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, या फिर एटम की एनर्जी कितनी है, या फिर हमें जो भी एटम की प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कौन? प्राइमरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्राइमरी क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और प्राइमरी क्वांटम नंबर शेल को डिनोट करते हैं। और जो प्राइमरी क्वांटम नंबर होते हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? के, एल, एम, एन, इन सब चीज़ों से। जो एन की वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बात कर लेते हैं दूसरे यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ये हमारा सब शेल डिनोट करता है। और एल की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से लेके n-1 तक, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा प्राइमरी क्वांटम नंबर से कम ही रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एटम के ऑर्बिटल को डिनोट करता है और m की वैल्यू कितनी हो सकती है? -L to +L। फॉर एग्जांपल अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि L की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू होगी -3 से +3 तक। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से डिनोट करते हैं और ये स्पिन की, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है और इसकी वैल्यू माइनस और प्लस हाफ हो सकती है। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम प्राइमरी क्वांटम नंबर की। अगर हमारे पास प्राइमरी क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू 1 है तो शेल होगा k, n की वैल्यू 2 है तो शेल होगा l, एंड सेम चीज़ अगर n की वैल्यू 3 होगी तो शेल होगा m, एंड 4 होगी तो शेल होगा n। जो ये प्राइमरी क्वांटम नंबर होता है ये हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है और हमें ये भी बताता है कि एटम की रेडियस कितनी है। अगर बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, तो वो इक्वल होगा n के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर जो प्राइमरी क्वांटम नंबर है यानी कि n की वैल्यू 3 है, तो अगर हम सब शेल देखें जो कि l से हम डिनोट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगी। तो 0, 1 एंड 2 यानी कि जो नंबर ऑफ सब शेल है वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स यानी कि n। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू n²। अगर हम देखें कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं तो वो होता है 2।
तो अगर हम देखें कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स एक शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल हो जाएंगे 2n स्क्वायर। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी, ऑल्सो द साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1s 2s 3s एंड 4s, यानी कि जहाँ पर n इजल टू 4 है वो ग्रेटर होगा n इजल टू 3 से, वो ग्रेटर होगा n इजल टू 2 से, एंड वो ग्रेटर होगा n इजल टू 1 से। सेम केस है 4p इज़ ग्रेटर देन 3p एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 2p। बात कर लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। उसकी वैल्यू होगी 0 से लेके n-1 तक। फॉर एग्जांपल, अगर k शेल है तो k शेल मतलब n की इक्वल n की वैल्यू हो जाएगी 1 और L की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि मैक्सिमम L की वैल्यू हो सकती है n-1, तो L की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। तो जो ऑर्बिटल होगा वो हो जाएगा सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल, और उसकी वैल्यू वो क्या होगा 1s ऑर्बिटल। अगर बात कर लें हम L शेल की, तो इसके अंदर n2 होगा, और जो L है वो 0 और 1 होगा। सेम इसके अंदर क्या क्या केस बन सकते हैं, 2s एंड 2p। M शेल के अंदर n की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 एंड 2, एंड तो इसके अंदर क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं, 3s 3p एंड 3d। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। तो अगर हम एक ऑर्बिटल में देखें तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल कितने हो जाएंगे, 2 × 2l+1। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है √L × l+1 × h/2π। ये h/2π अंडर रूट से बाहर होगा। इसके हम मतलब इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L से, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगी L पे। तो अगर हमें बोला जाए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, तो 1s = 2s = 3s = 4s होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये n पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ L पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो L है वो S P D इन सब चीज़ पे डिपेंड करेगा, ना कि 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 जो है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू बताते हैं। तो यहाँ पे सबकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पर L सेम है। बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ ए सबशेल की। तो एनर्जी ऑफ ए सबशेल हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए दो केस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+। यहाँ पर एनर्जी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ n पे। जैसे जैसे n इंक्रीज़ करेगा एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एनर्जी कंपेयर करनी हो 1s 2s और 3p में, तो यहाँ पे 2s और 3p के अंदर 3p की एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड इस बात पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे L जो है वो p है एंड 2s के अंदर जो L है वो s है। बात कर लेते हैं 3p और 3d के अंदर, तो 3p एंड 3d यहाँ पर जो n है दोनों के अंदर 3 है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो एनर्जी ऑफ ए सबशेल रहेगी वो दोनों में इक्वल होगी। सेम केस 4s विल बी ग्रेटर देन 3d। बात कर लेते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ n से हम मतलब ये पता नहीं लगा सकते कि एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पे हमें एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो होगा n+l रूल। n+l रूल हमें क्या बोलेगा कि हमें देखना है कि दो स्पीशीज़ जो हमें दे रखी है उनका हमें n+l कंपेयर करना है। n+l जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। और अगर शेल सेम हुआ तो G की एनर्जी ज़्यादा होगी F से, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी D से, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी P से, एंड सेम केस फॉर S। अगर शेल डिफरेंट हो तो n+l अगर सेम हुआ तो क्या होगा कि जो n जिसका ज़्यादा बड़ा होगा एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ये मैंने आगे एग्जांपल लिखवा रखे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इफ़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो जो स्पीसीज़ होगी हम उसको ऑटोमेटिकली मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ मान के चलेंगे, ना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़। तो यहाँ पे हमें n+l रूल लगाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें एनर्जी कंपेयर करनी है 4f 4d 4p एंड 4s की। तो यहाँ पे n तो सबका सेम है, तो यहाँ पे डिपेंड क्या
एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे एनर्जी डिपेंड करेगी एल पे। तो ऑफ कोर्स जो एफ होगा उसके अंदर एल सबसे ज़्यादा होगा, देन डी, देन पी एंड देन एस। सो इसी अकॉर्डिंग एनर्जी भी हमने अरेंज की है। एंड 3D एंड 5P के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3D की जो n+l है, यानी कि 3n हो गया एंड d यानी कि l हो गया 2, तो इसको प्लस किया तो 3, एंड 5P के अंदर हमने n+l किया तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, सो एनर्जी ऑफ 5P विल बी ग्रेटर देन 3D। और बात कर लें 6P और 5D के बीच में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे n+l दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बात की थी n+l अगर सेम हुआ तो हम देखेंगे कि n किसका बड़ा है। तो ऑफ कोर्स n 6P वाले का बड़ा है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ 6P विल बी ग्रेटर देन 5D। एनर्जी ऑफ ए